नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे और एग्जाम्स भी दे रहे होंगे। आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स लेके हाजिर हूं और इस बार जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके आया हूं वो है वर्क एंड एनर्जी। क्लास 9 की सीरीज चला रहा हूं साइंस की। लास्ट वीडियो डाली थी मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की और उससे पहले मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनकी एक वीडियो बना के डाली थी। दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाके जरूर देखें। जो भी लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के न्यूमेरिकल का इस सेशन। और सबसे पहला भाई, पहला जो न्यूमेरिकल है कि एक फोर्स एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, फोर्स है 5 न्यूटन और ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हुई है वो डिस्प्लेस हुई है 2 मीटर से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बताना है वर्क डन कितना होगा। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन पॉजिटिव, ये एस लिखा हुआ है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो भी वर्क डन जीरो होता है। हाँ, वर्क डन जीरो तब भी हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। ठीक है, तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। यहां पर क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। 5 न्यूटन फोर्स लगी है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 10। और वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। देन 10 जूल इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में ए पॉटर लिफ्ट कर रहा है एक लगेज को जिसका मास 15 किलो ग्राउंड से ऊपर और उसके अपने सर पे रखता है 1.5 मीटर अबव। यानी देखा जाए तो मास 15 किलो, समझिएगा बात को। और जो हाइट, जिस हाइट तक उसने उठाया है वो है 1.5 मीटर। आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी, आप अपनी सहूलियत के लिए यहां पर ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा के एच हाइट पर रखते हैं, मान लीजिए बॉल है और इस बॉल को उठा के आप यहां रख रहे हो एच हाइट पर, तो जो वर्क डन हम यहां पर करते हैं, वर्क डन, वो वर्क डन करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटी, उस ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इंटू जी इंटू एच, जहां पर एम मास, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हाइट को रिप्रेजेंट करता है। मास कितना, 15, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 और हाइट 1.5 मीटर। पॉइंट हटाया, जीरो गया। तो 15 की गुणा 15 में करेंगे तो 225 और ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कितना है, जूल। देन 225 जूल इज द राइट आंसर। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्म। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि एक ऑब्जेक्ट, अगेन उसका जो मास है वो 15 किलो है, मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से। आपको उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में मास एंड इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए कि 1/2 इंटू में मास कितना है, 15, और वेलोसिटी 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 गुने 15 गुने 4 का स्क्वायर 16। 2 से 16 कटेगा 8 बार में, और 15 की गुणा 8 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 120। एनर्जी का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है, ऐसा यूनिट जूल होता है। देन योर काइनेटिक एनर्जी इज 120 जूल। फॉर्मूला याद रखना ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को कई बार कंफ्यूज करता है। कहता है कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर किसी कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करना है 30 से 60 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चा यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज होता है ना, कि बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है कि वो वर्क का फॉर्मूला पढ़ के गया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क का फॉर्मूला पढ़ के गया है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू में हाइट,
वो कहता है यार दोनों ही फॉर्मूले में कहीं भी वेलोसिटी और स्पीड का तो जिक्र ही नहीं है। पर वो एक चीज भूल जाता है कि अगर किसी गाड़ी की वेलोसिटी या स्पीड बढ़ेगी घटेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा? चेंज। और काइनेटिक एनर्जी में जितने से चेंज हुआ उतना ही गाड़ी के इंजन को काम करना पड़ा। यानी अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल में से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल घटा दो। देखो फाइनल मतलब कितनी हुई, इनिशियल मतलब कितनी थी, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अब भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो मास तो दोनों के केस में ही 1500 किलो रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी थी? 60। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 30, लेकिन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो 6×3 = 18, 6×5 = 30, तो मीटर पर सेकंड में कितना आ गया? 25/3 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 60, तो 5/18, 6×3 = 18, 6×3 = 60, तो कितना आ गया? 50/3 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी में 50/3 का स्क्वायर लिखना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जब आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो रखना है, और वो है 25/3 का स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग बहुत ध्यान से रखना है, इस क्वेश्चन में वैल्यू में गलती हो जाती है। अब मुझे पूरी इक्वेशन में दिख रहा है 1/2 कॉमन है, बताइए 1500 कॉमन है, हाँ तो बोलना पड़ेगा अंदर क्या बच गया? 50। 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। 3 का स्क्वायर 9, माइनस 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब क्योंकि एलसीएम तो 9 ही आएगा, तो ऊपर सिंपली कितना हो जाएगा? 2500 माइनस 625 गुने में 1500 गुने में 1/2। अब कट करके देखो, 2 से अगर मैं काटूं तो कितना आएगा? 750। 3 से अगर मैं काटूं, 3×3 = 9, 3 से काटूंगा तो 250। वैल्यू थोड़ी सी हार्ड आएगी, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। W बराबर 250 गुने 2500 में से 625 गए तो कितना बचेगा? 1875 बचेगा। बोलो, देख लेना, मेरी कैलकुलेशन भी हो सकता है गलत हो जाए। तो 3×6 = 18, 3×2 = 6 और 3×5 = 15। तो वर्क डन निकालने के लिए 625 गुने 250, बताओ कितना आएगा आंसर? 25×5 = 125, 62, तो आएगा 1,56,250 जूल काम करना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान रखना। दोबारा समअप कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी में जितने से चेंज हुई है उतना वर्क डन करना पड़ा, और काइनेटिक एनर्जी में कितने से चेंज हुई है इसके लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी घटाओ। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल तब निकलती है जब आप फाइनल वेलोसिटी रखोगे, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तब निकलेगी जब आप इनिशियल वेलोसिटी रखोगे। इनिशियल वेलोसिटी जिससे गाड़ी चल रही थी, फाइनल जिस पे आ गई, ये पिछली वीडियो में बताइए जाके देखो। 30 इनिशियल है, 60 फाइनल। यहां पर मैंने किया है यूनिट का कन्वर्जन, क्योंकि मीटर पर सेकंड में सारी चीजें चलेंगी। आपका आंसर आएगा 156,250। आप अपने कैलकुलेशन को मैच कर लीजिएगा, इनकेस अगर कैलकुलेशन गलत हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा, पर मेरे हिसाब से आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 किलो है और उसको एक हाइट 6 मीटर पर रखा गया ग्राउंड से ऊपर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेके एनर्जी की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, ऐसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल। अगर किसी ऑब्जेक्ट के या बॉडी के मोशन को लेके एनर्जी की बात की जाए, स्पीड बढ़ी घटी, चल रही थी, रेस्ट में आ गई, तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो कि पिछले 2 क्वेश्चन हमने की। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m × g × h। बिल्कुल आपने सही सोचा। वर्क डन जब आप करते हो अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आप उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी की पोजीशन को चेंज करते हो, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मास कितना? 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? 9.8, और हाइट कितनी? 6। पॉइंट हटाया, 0 गया, तो आंसर कितना आएगा? 6×8 = 48, और 6×9 = 54, और 4 58, तो 588 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट की
जिसका मास 10 किलो है, जिसको 6 मीटर की हाइट पर रखा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 12 किलो है, सर्टन हाइट पर रखा गया है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, हाइट बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, U बराबर mgh का फॉर्मूला लगाना है। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी 480, मास कितना 12 किलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी 10, और हाइट हमें पता नहीं। तो 120 से काटोगे 480 को तो 4 मीटर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करो, आंसर जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है दो लड़कियां हैं, दोनों का वेट 400 न्यूटन है। ध्यान रखना, वेट दे दिया और न्यूटन दे दिया, मतलब ये फोर्स की जगह इस्तेमाल होगा। ये एक रस्सी पर चढ़ रही हैं जो 8 मीटर की हाइट पर है। तो हाइट कितनी है 8 मीटर। उसने कहा कि अगर हम एक लड़की को नाम दे दें ए और एक लड़की को नाम दे दें बी, तो जो गर्ल ए है वो इस काम को करने में 20 सेकंड लेती है, और जो गर्ल बी है वो इस काम को करने में 50 सेकंड लेती है। बताओ किसकी पावर ज्यादा है। भाई अगर मैं पावर ऑफ गर्ल ए निकालूं तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन, कितना काम किया आपने और उस काम को करने में आपने कितना समय लिया, तो पावर निकल जाती है। मेरे भाई एक बात बताओ, जब आप एक हाइट पर चल रहे हो, मैंने अभी आपको बताया, तो आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हो। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हो तो mgh तो वर्क डन हो गया अपॉन में टी। अब जितने लोग बेहोश होंगे वो इसलिए होंगे कि उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी में जो वेट दिया है, क्या आप मानते हो कि वेट का फॉर्मूला एम इंटू जी होता है? बोलो। तो क्या मैं कह दूं कि एम इंटू जी की जगह क्या रख दूं 400 न्यूटन, हाइट की जगह क्या रख दूं 8 मीटर, और टाइम कितना लिया 20 सेकंड। जब मैं इसको कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो पावर ऑफ गर्ल ए कितना आ जाएगा, पावर ऑफ गर्ल आ जाएगा 160, और पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, यानी गर्ल ए की पावर है 160 वाट। अब अगर मैं गर्ल बी की पावर निकालूं तो उसके लिए भी मेरे को mgh अपॉन टी, mg कितना 400, हाइट कितना 8 मीटर, लेकिन टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया 50 सेकेंड। क्योंकि उसने टाइम 50 सेकंड लिया है, तो 50 से जब मैं इसे कट करूंगा तो कितना आएगा 8। तो पावर ऑफ गर्ल बी इज 64 वॉट। और आप आसानी से देख के बता सकते हो कि पावर ऑफ गर्ल ए इज मोर देन पावर ऑफ गर्ल बी। देखो अगर एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, टाइम टेकन अगर ज्यादा है तो पावर कम होगी। जो जितना ज्यादा समय लेगा, इसने कितना समय लिया था गर्ल बी ने 50 सेकंड, तो इसकी पावर क्या होगी कम। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो ज्यादा समय में काम करेगा मतलब उसकी शक्ति कम है। इसने कितना टाइम लिया था 20 सेकंड, तो इसकी पावर क्या होगी ज्यादा। अगर एमसीक्यू में पूछता तो शायद मैं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट भी नहीं करता। क्यों नहीं कैलकुलेट करता वो समझो, क्योंकि वेट और हाइट दोनों पैरामीटर सेम है, यानी जो पावर डिसाइड हो रही है वो सिर्फ टाइम पर डिसाइड हो रही है। लेकिन ध्यान रखना अगर वेट और हाइट में चेंज कर देता तब कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक लड़का जिसका मास 50 किलो है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार ना क्वेश्चन में वेट लिख के और आगे जो वैल्यू लिखता है उसके आगे यूनिट केजी लिख देता है मेरे भाई। तो बच्चे कई बार ये सोच लेते हैं कि सर ने वेट न्यूटन बताया था। मैं आपको फिर से बता दूं, ऐसा ही यूनिट देख के डिसाइड कर लो मास दे रखा है या वेट। अगर दे रखा है न्यूटन तो उसे क्या मान लो फोर्स, और अगर दे रखा है केजी तो उसे क्या मान लो मास। सिंपल सी बात है। फिर चाहे उसके आगे वेट लिखा हो, वेग लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। एक बॉय मास 50 किलो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, 45 स्टेप चढ़ जाता है सिर्फ 9 सेकंड में। अगर हर एक स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर बतानी है। देखो सबसे पहले हाइट ऑफ वन स्टेप कितना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट का ऐसा ही मात्रक क्या है मीटर, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर दिया, समझते जाना। तो अगर मैं हाइट ऑफ 45 स्टेप्स निकालू तो 45 इंटू में 0.15 कितना आएगा बताओ, ये आएगा 675। दो के बाद पॉइंट लग गया यानी 6.75 मीटर। इतनी हाइट चढ़नी है उन्हें। टाइम कितना लिया है 9 सेकेंड, और मास कितना है उसका 50 किलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां दे दी। बताओ पावर का फॉर्मूला क्या, वर्क डन अपॉन में टाइम। भाई वर्क कितना
जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है तो वो वर्क डन जो करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट करेगा तो एम जी एच अपॉन में टी। बताओ एम कितना 50, जी कितना 10 और एच कितना 6.75। समझते जाना। अपॉन में टाइम कितना 9 सेकेंड। आप मानते हो ये दोनों जीरो इस डेसिमल को एलिमिनेट कर देंगे। बहुत ही साधारण तरीके से चला करो क्वेश्चन में। 9 से इसको काटो, 9 सते 63 और 9 पंजे 45। 75 की गुणा 5 में करोगे कितना आएगा, 375। कितना आएगा मेरे बच्चों, 375। क्या कैलकुलेट कर रहे थे, पावर। तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, वाट। तो उस लड़के की पावर है 375 वॉट। ध्यान रखना, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट। और एक वॉट क्या होता है, जब 1 जूल काम करोगे 1 सेकंड में तो पावर कितनी होती है, 1 वॉट। उम्मीद करता हूं 8 क्वेश्चन की ये न्यूमेरिकल की वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।